नमस्कार साथियों। आज की हमारी कहानी का नाम है बिरादरी और इसके लेखक हैं गुलशेर खान, जिनको शानी के नाम से भी जाना जाता है। नई कहानी आंदोलन में एक प्रतिभाशाली कहानीकार उभरकर सामने आते हैं। शानी आज़ादी के लिए होने वाले संघर्ष के दौरान पले बड़े थे तथा आज़ादी के बाद भी भारत की जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही थी। शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद भी विकास की गति अत्यंत धीमी थी। मुस्लिम समाज भी आज़ादी के पश्चात अनेक परेशानियों से जूझ रहा था। इन्हीं परेशानियों को समझते हुए वह इसी संदर्भ को केंद्र में रखकर शानी का प्रथम कहानी संग्रह बबूल की छाँव प्रकाशित होता है। नई कहानी के लेखक होते हुए भी शानी अपनी कहानियों में नवीन संदर्भों को उठाते हैं और साधारण व्यक्ति को उसकी अपनी अलग पहचान दिलाते हैं। आज की हमारी कहानी बिरादरी एक बहुचर्चित कहानी है। बिरादरी कहानी मुख्यतः नौकरी पेशा मध्य वर्गीय लोगों के बीच की कहानी है। मध्यम वर्ग अपनी तमाम विसंगतियों और झूठ के आवरण के मध्य जीने को अभिशप्त है। अतः बिरादरी इसी प्रकार की कहानी है तथा बिके हुए बुद्धिजीवियों पर सीधा सीधा व्यंग करती है। इसमें कभी कोई कम्युनिस्ट रह चुका है और कोई सोशलिस्ट, लेकिन वे सिर्फ एक प्रकार के पालतू हैं। कहानी का मैं पात्र विभिन्न अंतर्विरोधों के माध्यम से गुजरता है तथा इस कहानी के अन्य चरित्रों का खोखलापन भी उसकी हरकतों से यथार्थ के रूप में हमारे सामने आता है। आइए कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में क्या क्या बताया गया है। कहानी बिरादरी। कहानी की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ होती है। यहाँ पहुँचते ही मुझे लगा कि आना गलत था, बिल्कुल गलत, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और लौटना मुमकिन नहीं था। मैं क्या करता सिवाय इसके कि चुपचाप इस दृश्य का हिस्सा बन जाऊं। क्या हो गया, कहता हुआ मैं इसमें शामिल हो गया। एक 10-12 साल का छोकरा पिट रहा था। लात, घूंसों और थप्पड़ों से और आसपास खड़े 7-8 लोग तमाशा देख रहे थे। नहीं, उस दृश्य में शामिल होते हुए मुझे लगा तमाशा तो घरों के लोग देख रहे थे। वे 7-8 लोग तो अपनी अपनी जबानों से भी उस छोकरे को पीटने में लगे थे। क्या हो गया भाई? आखिर मैंने त्रिपाठी के मारते हुए हाथ को पकड़ लिया। अब दृश्य बदल गया था और लोग पास पास सिमट आए थे। चोरी? किसी ने कहा। साला चोरी कर रहा था और क्या। मैंने त्रिपाठी को इतने गुस्से में इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा तमतमा रहा था, नथुने फूल गए थे, सिर के बाल पेशानी पर आ गए थे और झूमा झटकी और मारपीट में उसका गिरेबान फट चुका था। साले ने आज सारा घर ही खोल दिया था, कहकर त्रिपाठी ने छोकरे को फिर से एक घुसा जड़ दिया। इतनी जोर का कि छोकरा ओधे मुंह गिर पड़ा और सुअर की तरह चिल्लाने लगा। मैंने चोरी नहीं की साहब। छोकरे ने मेरी ओर गुहार लगाई। उसका आधा चेहरा धूल में सन गया था और निचले होठ से खून बह रहा था। वह बिलख रहा था। अल्लाह कसम, मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह कसम, कुछ भी नहीं लिया। हरामजादे। त्रिपाठी ने छोकरे को बाहां पकड़कर उठाया और दोबारा एक झापड़ रसीद करने वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नरमी से बोला, रुको त्रिपाठी, मारो मत, आखिर समझने तो दो कि हुआ क्या है। अरे साहब, होगा क्या? घेरे में से किसी ने कहा। देख तो रहे हैं कि चोरी करता हुआ पकड़ा गया। वो तो किस्मत अच्छी थी, वरना। त्रिपाठी जी, और लगाइए साले को, एक दूसरे ने कहा। सुअर के बच्चे ने सारे मोहल्ले को तंग कर रखा है। आए दिन चोरी, आए दिन हंगामा। नेक मशवरा देने वाले इस सज्जन की ओर देखना मैंने मुनासिब नहीं समझा। छोकरे को संबोधित कर मैंने जोर से झपटते हुए पूछा, क्यों बे, चोरी कर रहा था? छोकरे ने और जोर से बिलखना शुरू कर दिया और अपनी सफाई देने लगा। वैसे भी मेरे वहाँ पहुँचते ही उसने सीधे मुझे मुखातिब करना शुरू कर दिया, शायद यह समझकर कि सारी भीड़ एक है और वहाँ हमदर्दी मुझसे ही मिल सकती है। वह एक ही रट लगाए हुए था। साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं लिया। इस हरामी से पूछो, त्रिपाठी ने मुझसे कहा। अगर ये चोर नहीं है तो सोने घर में घुसाई क्या कर रहा था? पीछे की दीवार फांदकर ये क्यों भाग गया था? गुसल खाने के पास था, मैं नहाने गया था। छोकरे ने कहा। नहाने के लिए सोने घर की दीवार फांदी जाती है, और वह भी दूसरे के घर की। कई लोग हंसने लगे। देखो कितना चालबाज है, किसी ने कहा। ये अंगूठी आज चली गई थी, त्रिपाठी मुझे बताने लगा। वो तो 5 मिनट की भी और देर हो गई होती तो साले ने अंगूठी तो आज मार ही दी थी, सारा घर भी खोल दिया था। किस्सा सिर्फ इतना था कि त्रिपाठी के एक मित्र, पड़ोसी और सहकर्मी अपने
परिवार के साथ छुट्टियां बिताने कश्मीर गए हुए थे। चूंकि टीटी नगर में दिन दहाड़े चोरियां आम बात थी, लिहाजा एहतियातन उन्होंने घर की चाबियां त्रिपाठी को सौंप दी थी, इस आग्रह के साथ कि वे घर की देखरेख करते रहें और हो सके तो रात को वहीं सो जाएं। शर्मा हुजरी में त्रिपाठी ने ये जिम्मा ओढ़ लिया था और पिछली रात वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पहली बार वहां सोया था। सुबह घर लौटने के बाद शेव करते वक्त सहसा ध्यान आया कि अपनी सोने की अंगूठी तो वह वहीं भूल आया है। गर्मियों का जमाना था, वह सहन में चारपाई डालकर सोया था और आदतन उसने अपनी अंगूठी उतारकर बगल के स्टूल पर रख दी थी। सोचा लौटकर अंगूठी उठा लाऊं, वरना वहीं रह जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो होश ही उड़ गए। अंगूठी स्टूल से गायब थी, वह नीचे पड़ी हुई थी और एक छोकरा त्रिपाठी को देखकर गुसल खाने के पीछे दुबक रहा था। क्यों? अब मैंने छोकरे को पकड़ लिया। डपटती आवाज में कहा, बुलाऊं पुलिस को? दूं दो एक हाथ मैं भी? हरामखोर कहीं का। याद रखना, आइंदा ऐसी हरकत की तो हड्डी पसली बराबर हो जाएगी। भाग यहाँ से, चल फुट। अपने को छुड़ाकर जब वह छोकरा बगटूट कर भाग निकला तो मुझे लगा कि मैं सबकी जलती आंखों का केंद्र बना हुआ हूँ। उनमें से एक ने आगे बढ़कर पकड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह मछली की तरह हाथों से फिसल गया था। 1 मिनट के अंदर यह जा वह जा। भाई ये तो बड़ी जाती है, किसी ने तिलमिलाए स्वर में कहा। मोहल्ले में चोरियां होती रहे और हम ही लोग शह दिए जाएं। ये सरकारी कर्मचारियों का नेता बर्मन था, बनियान और पट्टीदार पजामे में। आवेश में वह कह रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पिछले दिनों मेरी छत से सारी लकड़ियाँ इसी लोंडे ने पार की हैं। सोचते हैं जाने दो, बच्चा है, गरीब है। अरे बच्चा नहीं, उस्ताद है। मुँह कम में मछलियात के भट्ट ने प्रतिवाद किया। भट्ट ने एक रद्दा कसा, जो आपके भी कान काट दे। वह बच्चा कैसे हुआ? कुछ लोग हंसने लगे। अम्मा हंसी की बात नहीं, भट्ट ने संभलते हुए कहा। छोकरे की उम्र तो देखो और उसकी हरकतें देखो। मैंने खुद अपने गार्डन का बल्ब चुराते इसे 2 बार देखा है। मैं बताता हूँ। एकाएक आगे बढ़कर चौधरी बोला, गया इतवार को हम पिक्चर गया था, मैटनी शो। तारपोरे लौटकर देखा तो पीछू के आंगन से वाइफ का साड़ी गायब। वहाँ एक लोटा पड़ा था, साला वो भी ले लिया। मोहल्ला छोटे अफसरों और बड़े बाबुओं की बस्ती का। मोहल्ला भी क्या, आमने सामने खड़े 32 क्वार्टरों का एक ब्लॉक। सुबह के 9 बजे होंगे, शायद 9:30। बदली थी, आकाश का मुंह उतरा हुआ था। सड़क के किनारे किनारे लगे यूकेलिप्टस के पेड़ चुप थे, पत्तियां तक जमी हुई थी। ऊपर से मौसम छलने वाला था, लेकिन लोग जानते थे कि ज़्यादा समय नहीं है। दफ्तर की भगदड़ शुरू होने का वक्त करीब करीब ही था। वहाँ खड़े हर आदमी के पास कोई न कोई अपनी शिकायत थी, जिसे जल्द से जल्द सुनकर वह हल्का होना चाहता था। सभी का ख्याल था कि इधर आए दिन जो चोरियां होने लगी थी, उन सब की जड़ ये छोकरा ही है। भाई कुछ करना चाहिए, बर्मन ने कहा, वरना इसका हौसला तो बढ़ता ही चला जाएगा। पुलिस में दे दो, एक सुझाव आया। 5-10 हंटर पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुलिस इसे 2-3 बार ले जा चुकी है, किसी ने बताया, लेकिन पट्ठा वहाँ से भी निकल भागता है। असल में पुलिस भी क्या करे, छोकरा नाबालिग है, डांट डपट कर पुलिस भी छोड़ देती है। इलाज मैं बताता हूँ। मुँह का मुँह मछलियात वाले भट्ट ने कहा तो सब उसकी ओर देखने लगे। भट्ट खुद कालोच मछली की तरह फूला हुआ और भद्दा था। कहने लगा, उस साग को ही काट फेंको जिस पर उल्लू बसेरा करता है। सवाल यह है कि वह झुग्गी क्यों नहीं हटाई जा सकती जिसमें ये छोकरा पल रहा है। मैं तो अपनी तरफ से कॉर्पोरेशन और PWD के अधिकारियों को कह चुका हूँ। अब अगर मिलकर हम लोग लिखें तो क्या मजाल कि झुग्गी घंटे भर में न हट जाए। इस पर थोड़ी चकपक हुई, सलाह मशविरा, तू मैं, फिर बिना किसी नतीजे पर पहुँचे लोग अपने अपने घरों की ओर खिसक गए। सभी को दफ्तर की जल्दी थी। आओ, मैंने त्रिपाठी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। दरअसल ये बात मुझे बुरी तरह कोंच रही थी कि त्रिपाठी ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी और मुझे लग रहा था कि मेरी दखल अंदाजी शायद उसे पसंद नहीं आई। कहाँ? अपने घर चलते हैं, मैंने बेहद नरमी से कहा। कम से कम पुलिस को तो फ़ोन कर दे। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया। बड़ी देर बाद त्रिपाठी ने कहा। अपने कमरे में आकर बैठे हुए देर हो चुकी थी। चाय आ चुकी थी और हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। टेलीफोन पास ही रखा था, लेकिन पुलिस को फ़ोन करने का ध्यान न तो उसे आया और न ही मुझे। तुम्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं बोला। हाँ, मेरा खून खोल रहा था। मैं शायद उसे और मारता अगर तुमने बीच में आकर उसे बचाने लिया होता। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। दरअसल वह जिस तरह से पिट रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं साला मर मरा गया तो एक और मुसीबत।
तुम मोहल्ले में नए नए आए हो, इन लोगों को नहीं जानते। तुम क्या समझते हो कि जितने लोग वहाँ तमाशबीन बने मुझे उकसा रहे थे वे तुम्हारे साथ होते अगर खुदा न ख्वास्ता? मुझे मालूम है, त्रिपाठी ने अधैर्य के साथ कहा, लेकिन बात ये नहीं है। यार सोचो तो, अगर इसका यही हाल रहा तो आगे चलकर ये कितना बड़ा पेशेवर होगा। कहता है नहाने गया था। भाई नहाना है तो अपने घर पर नहा, सूने घर में छलांग लगाने की क्या ज़रूरत है? पुलिस को फ़ोन करें? करते हैं, उसने कहा, लेकिन ये सच है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 थप्पड़ मारकर छोड़ देगी। ये अच्छा तमाशा है, कानून की गिरफ्त में वह आता नहीं क्योंकि वह नाबालिग है। आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चा है, गरीब है। झुग्गी कहाँ है? पीछे की गली में है, एक तरफ से हमारे घर से लगी हुई है। विधानसभा वाले सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करती है। इस छोकरे की माँ बेवा है, 2 छोटे छोटे बच्चे और हैं। दरअसल उसका मियाँ विधानसभा में चपरासी था, एक दिन अचानक मर गया। मासूम बच्चों के साथ ये औरत कहाँ जाती? सो सिद्दीकी साहब ने अपने घर काम पर रख लिया। शायद उन्हीं की मदद से इसने पास में झुग्गी बना ली है, तो उसे बुलाकर कहें। त्रिपाठी बोला, डांटते हैं कि अपने लौंडे को संभाल, वो खुद को परेशान है। मसल है न, रांड का बेटा सांड। त्रिपाठी ने बेचारगी में एक नई सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। मैंने खिड़की से बाहर सीखचों से कटे पिटे आसमान को देखा, महज देखने के लिए। बदली अभी भी थी, लेकिन कुछ हवा चलने लगी थी। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के कांप रहे थे। इसी बीच त्रिपाठी की छोटी बच्ची घर में संदेश लेकर आई। मम्मी पूछ रही हैं, क्या आज दफ्तर नहीं जाना है? आते हैं बेटे, तुम चलो, त्रिपाठी ने हंसकर कहा। अभी तो वक्त है। बच्ची चली गई, लेकिन कोई 2 मिनट बाद फिर लौट आई, ये खबर लेकर कि कोई औरत उनसे मिलने आई है। त्रिपाठी ने फिर ये कहकर लौटाया कि उसे यहीं भेज दे। साबिर की अम्मा है। बच्चों में से किसी ने बताया। साबिर कौन? वही छोकरा, शायद उसकी माँ आई है। सुनकर त्रिपाठी कुछ सोचने लगा। सिगरेट की राख झाड़ने के बहाने दरवाजे का पर्दा सरकाकर साबिर की माँ खड़ी हो गई। वहीं दहलीज पर मैले कुर्ते और इंतजार में वह अधेड़ औरत घिसी हुई लगी, एल्यूमिनियम के पुराने बर्तन की तरह। उसका सांवला रंग जला हुआ और ठंडा था, चूल्हे की बुझी हुई राख ढकी लकड़ी की तरह। और आंखें, वे बारिश के छोटे छोटे और गंदले डबरों की तरह थी। बाढ़ उतर जाने के बाद मेरा ख्याल था कि वह त्रिपाठी को कोसने काटने आई है, शोर मचाएगी, लेकिन वह ऐसे खड़ी थी जैसे कटघरे में हो। क्यों? त्रिपाठी ने गला साफ कर संयत स्वर में उससे कहा। देख ली अपने लौंडे की करतूत। अपनी गर्दन झुकाकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। मालूम है तुम्हारे छोकरे ने क्या किया है? अब मैंने पूछा। वह कहता है मैं नहाने गया था। कौन नहाने गया था? त्रिपाठी चिल्लाया। तुम्हारा साबिर। हमें झूठा बनाती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपने सूने घर में वह अंगूठी को ताकता बैठा था। अपने हाथों से मैंने उसे छोड़ दिया, वरना हड्डी पसली एक कर देता। बुलाऊं पुलिस को? दे दूं तुम्हारे उस लाडले को? दे दो साहब, उसने नरमी से जवाब दिया। हम तो खुद तंग आ चुके हैं। मैं कितना समझाती और मारती पीटती हूँ, क्या बताऊँ। कई बार तो मैंने उसका गला मसक दिया है, वह मरता भी नहीं है। मुझे तो उस माटी मिले पेट के दोखत से ही फुर्सत नहीं मिलती। हो गई अपनी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कहते कहते उसका गला रुंधाया और वह रोने लगी। वह क्या करता है? एकाएक खिंच गए सन्नाटे को तोड़ते हुए मैंने पूछा। एक दुकान पर लगा रखा है, साड़ियों पर कढ़ाई का काम करता है, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। ये भी अच्छा है कि उसे वक्त नहीं मिलता, वरना खुदा जाने वह कितनी आग मूतता। कितना मिलता है? 2 रुपये रोज। यार सुनो, मैंने एकाएक उत्साह में भरकर त्रिपाठी से कहा। अब मुझे याद आया कि ये लोंडा तो बहुत हुनरमंद है। एक दफ़ा हमारे यहाँ साड़ियाँ लेकर आया था। मैं तो उसकी कढ़ाई देखकर हैरान रह गया। ऐसी सफाई, खूबसूरती और नफासत की यकीन नहीं होता। हाँ साहब, उस औरत ने सांस भरकर कहा। अल्लाह ने उसके हाथ में हुनर तो दिया है, लेकिन वसीला नहीं दिया। वसीला मसीहा सब निकल आता है, त्रिपाठी बोला। पहले वह अपनी आदत तो सुधारे, मैं उसे अच्छी तरह काम दिला दूंगा। 2 के बदले 10 मिलने लगेंगे, कौन सी बड़ी बात है। स्विमिंग पूल से लौटकर हम दोनों बाहर लॉन पर बैठे हुए थे। उस घटना के 7-8 दिन बाद गर्मियों की शाम थी। रोज की तरह बदली नहीं थी। ऊपर धुएं खाए बादलों की तरह चमकीला आसमान था। नर्म हवाओं के बीच यूकेलिप्टस की पत्तियों, मेहंदी के बाड़ और लॉन की घास पर पारदर्शी आकाश उतरा हुआ था। शाम अच्छी है, त्रिपाठी ने कहा। बहुत। कुछ देर बाद और ठंडी हवाएं चलेगी। हाँ, लाल घाटी से, मैंने कहा। ये हवाएं वहीं से आती हैं। हम दोनों कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म कर रहे थे।
स्विमिंग के बाद आई थकावट भरी ताजगी थी जो हमें रोज ऊपर हवाओं में फेंक देती, सेमल के गोले की तरह तैरने के लिए। क्या प्रोग्राम है? कुछ देर बाद मैंने पूछा। आज सैटरडे इवनिंग है ने, त्रिपाठी ने कहा। भट्ट के यहाँ चलना है। शनिवार की शाम हम लोग वीकेंड मनाते थे। त्रिपाठी के आने के बाद 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया था। मछलियात वाला भट्ट इस ग्रुप में यकीनन नहीं था, लेकिन पिछले दिनों अपनी कंपनी ने उसे आज के लिए फांस लिया था। वैसे वे कंजूस और दिखाऊ था। मोहल्ले वाले उसे मिनी IAS अफसर कहते थे, क्योंकि वह रोज़ शाम को गाउन पहनता था और अपने कुत्ते को लेकर देर शाम तक सड़क पर टहलता था। उसके बारे में ये बात खास तौर पर मशहूर थी कि वह अपने फ्रिज में शराब की कई बोतलें रखता है, लेकिन शराब की मिकदार न तो बढ़ती और न घटती, हमेशा तलहटी में चिपकी हुई। गुरु, मैंने त्रिपाठी से कहा, सच पूछो तो मेरा भट्ट के यहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। साले की आंखों में सुअर का बाल है, सरकार को खोलकर अपना घर भरे जा रहा है और उस पर ऐंठता भी है। सवाल यह है कि आप हर वक्त मछली की ही बातें क्यों करते हैं? त्रिपाठी हंसने लगा, सयानी सी हंसी। याद है साबिर वाली उस घटना के दिन वह कितना कूद रहा था? लग रहा था वह तुमसे भी ज़्यादा गुस्से में हो। हाँ, याद आया। त्रिपाठी बोला, सुनो, क्या मैंने तुम्हें बताया है कि वह छोकरा उसके बाद मुझे घेरने लगा था? अरे उस दिन मेरे मुंह से कुछ निकल गया था न, साले ने जबान ही पकड़ ली थी। कहता है कोई अच्छा काम दिला दो। अब यहाँ हम कहाँ इन चक्रों में पड़े। पता चला कि जमानतदार की तरह त्रिपाठी जी एक दिन थाने पर खड़े हैं। बताया मैंने भी नहीं था, त्रिपाठी को भी नहीं, सिर्फ घर वालों को मालूम था कि साबिर की अम्मा मेरे घर 2-3 बार चक्कर लगा चुकी है। पहले वह इस घटना के 1-आध हफ्ते बाद आई थी। कहने लगी मोहल्ले वाले उसकी झुग्गी हटवाना चाहते हैं। मिलजुल कर दरखास्त दी गई है और कोशिशें हो रही हैं। खुदा के लिए मैं उसकी मदद करूं। मैं क्या करता? क्या मैं कानून के हाथ पकड़ लेता? वैसे भी उस दिन वाली घटना में पढ़कर मैंने मोहल्ले में काफ़ी बदनामी उठाई थी। भट्ट और उस जैसे 2-1 लोगों ने दबी जुबान में कहा था कि मियाँ भाई ने छोकरे को तरकीब से भगा दिया। साफ साफ शह दी जा रही है, क्योंकि एक ही बिरादरी के हैं। कहा गया है अम्मा, कुछ भी कहो, खून पानी से गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर लेखक संकेत करते हैं कहानी का जो शीर्षक है बिरादरी, कि यहाँ पर जो मैं पात्र है, कहानी का जो मुख्य पात्र है, जिसने साबिर को उस दिन बचाया था, उसकी और साबिर की, दोनों की जाति एक है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं। इसलिए आसपास के लोग मोहल्ले में ये बातें कर रहे हैं कि इसी कारण से मैं पात्र ने साबिर को बचाया है। वह औरत भी मेरी जान को लगी है। मैंने ऊबे हुए स्वर में त्रिपाठी से कहा। आज सुबह भी आई थी, कह रही थी कि कॉरपोरेशन वाले पुलिस लेकर आए थे, धमकी देकर गए हैं कि शाम तक नहीं हटी तो सामान फेंक कर झुग्गी गिरा दी जाएगी। त्रिपाठी मेरा मुंह ताकने लगा। हाँ, काफ़ी पहले भट्ट ने सबके दस्तक कराए थे। क्या वे तुम्हारे पास नहीं आया था? नहीं, कहते हुए मुझे चोट लगी। सिर्फ चोट नहीं, वह धक्का था। आखिर क्या समझकर भट्ट ने मुझे छोड़ दिया? अगर वह मेरे पास आता तो क्या मैं दस्तक करने से मना कर देता? साहब, मैं किसके पास जाऊं? सुबह उस औरत ने रोते हुए मुझसे कहा था। सिद्दीकी साहब दौरे पर हैं और आपके सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं। यहाँ तो जिसे देखो हाथ में तीर कमान लिए बैठा है। लोगों का तो जैसे कलेजा सफ़ेद हो गया है। अब अपनी बिरादरी के होकर आप भी मेरे लिए कुछ न करें तो यानी कि जो साबिर की माँ है वो मैं पात्र से अनुनय विनय करती है कि आप मेरी सहायता करें, क्योंकि सिद्दीकी साहब जिनके यहाँ वो काम करती है दौरे पर गए हुए हैं और आपकी और हमारी बिरादरी एक है, तो अपनी बिरादरी के लिए, अपनी जाति के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। देखो बिया, मैंने झल्लाकर गुस्से में कहा था, बिरादरी की बकवास तो तुम यहाँ रहने दो। क्या मैं चोरों की बिरादरी का हूँ? ड्राइंग रूम में हम आम चुनाव की बातें कर रहे थे, शराब के सहारे। लॉन से हम कभी के उठाए थे। वहाँ हवा थी, सिर पर खुला आसमान था, हरी मेहंदी वाली बाड़ की ठंडक भी, लेकिन ज़्यादा देर बैठना मुश्किल हो गया। भट्ट का जिक्र निकलते ही मैं कुत्ते की तरह टूट पड़ा था। इससे पहले मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ। यार, मैं भट्ट का पक्षधर नहीं हूँ। त्रिपाठी ने मेरा रुख देखकर कहा था। तुम्हारे गुस्से को भी मैं समझता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि भट्ट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, या वह व्यवस्था क्यों नहीं जिसके चलते ये छुट्टे सांड बने हुए हैं, या साबिर जैसे लोग पैदा होते हैं? क्या भट्ट अकेला है? असल में उसके साथ पूरी की पूरी बिरादरी नहीं है। और क्या हम तुम भी उस बिरादरी में शामिल नहीं हैं?
असल में दोस्त हमारा तुम्हारा दर्द ये नहीं है कि भट्ट सरकार को खोल रहा है। तकलीफ़ यह है कि हाय उसकी जगह हम क्यों नहीं हुए। अपना निशान तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। सहसा पास वाले नुक्कड़ से लाउड स्पीकर की सामूहिक आवाज़ आई थी। जीतेगा भाई जीतेगा, तीर वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तीर वाला जीतेगा। टैक्सी थी चुनाव अभियान वाली। एक तो तेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था, दूसरे सारा शोर इधर ही बढ़ता आ रहा था। चलो अंदर ही बैठते हैं, एकाएक उठकर मैंने कहा था और हम लोग भीतर आ गए थे। वह अच्छा ही हुआ, एकाएक उस अप्रिय बहस से छुटकारा मिल गया था और चुनाव की बातें चल पड़ी थी। मैंने फ्रिज खोलकर बोतल निकाली थी, बहुत सारे आइस क्यूब लिए थे और 2-1 मिनट बाद त्रिपाठी की ओर गिलास बढ़ाकर कह रहा था, विस्की ऑन रॉक, चीयर्स। कॉलेज के दिनों में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर था और त्रिपाठी ने बताया था कि वह सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। सरकारी नौकरी में आने से पहले त्रिपाठी सोशलिस्ट पार्टी के एक अखबार का संपादक भी था और जनसभाओं में आग उगला करता था। कहा जाता है कि उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसे एक दिन पालतू बना लिया और उसके गले में सरकारी तोक डाल दी। अब हम दोनों सरकारी नौकर थे, दोनों के मुंह पर ताले पड़े हुए थे, लेकिन दिल पर किसका ताला हो सकता था। बहस मुहावसे में अब भी हम अक्सर नाराज होते थे और इस बात की गहरी चिंता थी कि देश की प्रगतिशील ताकतें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। डबल रोटी, ब्रेड वाला। सहसा दूर से एक फेरी वाले की आवाज़ आई, खामोशी को चीरती हुई। 1 आध मिनट बाद उसकी साइकिल हमारी सड़क से गुजर रही थी। डबल रोटी वाला था, यानी 9 बज गए। मैंने उठकर खिड़की के पल्ले ठीक किए और उसके कानों पर खटके लगाए। वह बार बार बंद हो रही थी। न्यू मार्केट में चल रही आम सभा की आवाज़ अब साफ आने लगी थी। बाहर हवा तेज थी, बहुत तेज और ठंडी, यानी लाल घाटियों वाली। मेहंदी की बाढ़ आपस में झकोले खा रही थी। खिड़की पर आधी झुकी हुई बोगनवेलिया बार बार गर्दन झुकाकर यूं हवा से लड़ रही थी जैसे उसके सींग हों। काले आसमान की पीठ टिका यूकेलिप्टस का पेड़ एकदम सफ़ेद लग रहा था, चवर डुलाता और धीरे धीरे शोर करता हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेखक हैं वो प्रकृति के कितने सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि कहानी की कथा वस्तु बिल्कुल अलग है, बिरादरी जैसी समस्या के बारे में बातचीत हो रही है और कहानी का संदर्भ बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसे कोई कविता रचता है, कोई कवि कविता के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है, ऐसा ही कुछ यहाँ सानी जी अपनी कहानी में करते हुए नजर आ रही है। मैंने लौटकर रिकॉर्ड प्लेयर खोल दिया, गज़लें सुनने या खामोशी को भरने के लिए, पता नहीं। एक और मैंने त्रिपाठी का गिलास उठाते हुए पूछा। हम लोग 2-2 पैग पी चुके थे और मैं तीसरा बनाना चाहता था। त्रिपाठी ने सहमति में सिर हिलाया। अभी गिलास लेकर उठा ही था कि बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। बरामदे में लेटी हुई रानी जोर जोर से भौंकने लगी थी। कौन है? त्रिपाठी ने आँख के इशारे से पूछा। मैंने थोड़ी देर बाहर की आहट लेने की कोशिश की, फिर अपना काम करने लगा। होगा गरीबों का साथी कौन? दिलावर खान, दिलावर खान। गरीबों का साथी कौन? दिलावर खान, दिलावर खान। दूसरे नुक्कड़ पर चुनाव वाली टैक्सी फिर कहीं से आ गई थी। 1 मिनट रुककर लाउड स्पीकर की आवाज़ से आने लगी। दुखियारों का कौन? दिलावर खान, दिलावर खान। जीतेगा भाई जीतेगा, दिलावर खान, दिलावर खान। साबिर की माँ आई है। कुछ देर भीतर बुलाकर बीवी मुझसे कह रही थी। वह मुसल्ले के पास खड़ी थी और शायद नमाज पढ़ने जा रही थी। कहाँ? बाहर खड़ी है इस वक्त। अल्लाह तौबा, किस कदर रोए जा रही है। बाबा ने कहा, कुछ बताती तो है नहीं, बस कहती है मियाँ से मिलवा दो। लगा नशे के बावजूद मेरा चेहरा फक पड़ गया था। उस एक क्षण में झुग्गी, साबिर की माँ, साबिर, सबके चेहरे आंखों में घूम गए। गुस्सा अपने ऊपर आया। मैं ही घपले करता रहता हूँ, क्यों नहीं साफ साफ कह दिया मैंने सुबह। कह दिया, देखेंगे। क्या देखेंगे? मैं जानता हूँ कि वह क्यों आई है। मैंने झल्लाकर कहा, अच्छी मुसीबत गले पड़ी है, तुम ही बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। एक तो सरकारी और कानूनी मामला है, दूसरे मैं उससे क्या कह दूँ? भाई कुछ भी कह दो, टालो उसे यहाँ से। लौटकर मैंने तीसरा पैक बनाया और गिलासों में बहुत से आइस क्यूब भर दिए, इतने कि उसमें पानी तक की जगह नहीं रखी। क्या बात है? त्रिपाठी ने मुझसे पूछा। अमा यार, कहकर मैं रुक गया। आगे न तो बोलना था और न मुझसे बोला गया। गिलास में घूंट लेते हुए भी मेरे कान बाहर लगे हुए थे। वहाँ मेरी ही बीवी कह रही थी, साबिर की अम्मा तुम सुबह मिल लेना,
अभी तो वे सो रही है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी में हमने देखा मैं पात्र द्वारा साबिर को पिटाई से बचाकर डांटकर भगाने के कारण हिंदू मुस्लिम कट्टर सांप्रदायिक विचारधारा के लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। उनको लगता है कि उसने साबिर को इसी कारण से बचाया है क्योंकि वो एक ही बिरादरी के हैं। साथ में वे लोग साबिर की माँ और उसको झुग्गी से हटा देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं पात्र के चरित्र के साथ साथ अन्य पात्रों के समान उसमें भी ढीलापन दिखाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर रहने के बावजूद भी उसमें वर्ग संघर्ष की चेतना विद्यमान है। शाह ने विभाजन के पश्चात मुस्लिम समाज के वैचारिक आधारों के माध्यम से भारतीय समाज की मुख्य धारा में बदलाव ला सकने की सीमा को भी बिरादरी कहानी के मैं पात्र के द्वारा अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट व्यवस्था के अंग बने हुए त्रिपाठी मैं पात्र को स्वयं का साबिर के साथ न होने का प्रमाण देने का प्रयास तथा असमंजस और विरोधाभास के मध्य अपमानित होने का भय तथा भट्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर न कराए जाने जैसे उदाहरण कहानी में गहरे व्यंग के साथ मध्यवर्गीय संकुचित मानसिकता को प्रकट करते हैं। इन सभी घटनाओं के उपरांत पुलिस को फोन तक न करना कहानी का महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि साबिर नाबालिग है और चोरी का सबूत देना कठिन था क्योंकि साबिर की इतनी अधिक पिटाई के कारण कानून के सिकंजे में यही मध्यवर्गीय संकुचित मानसिकता वाले लोग ही फंस सकते थे। इस घटना में मध्यवर्गीय लोगों की शेखी, कुंठा, बड़बोलापन, दो मुंहापन, उनके मध्य की आपसी नफरत, धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण, प्रगतिशीलता की आड़ में लाभ लेने की कोशिश तथा दोहरे मानदंडों के बीच जीवन व्यतीत करते हुए गहरे मानसिक संताप से ग्रस्त भावना को शानी ने बेहद ही आकर्षक ढंग में अपनी इस कहानी में प्रस्तुत किया है। त्रिपाठी, भट्ट और मैं पात्रों की बातचीत के उदाहरणों से उनके चरित्र के टुच्चेपन, अवसरवादिता तथा स्वार्थ से पूर्ण खोखले दावों के बावजूद भी सच के समर्थन में आवाज़ उठाने से डरना, संकीर्ण बिरादरीवादी सोच से ऊपर न उठ पाना तथा मुस्लिम हिंदू के मध्य बढ़ती हुई गहरी खाई के संकेत मिलते हैं। सानी इसलिए संकट तथा दबाव में ग्रस्त मैं पात्र के झूठ से कहानी की समाप्ति करते हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि प्रगतिशीलता का दावा करने वाले बिरादरी कहानी के ये विभिन्न वर्ग के पात्र बेहद टुच्चे किस्म के हैं। साबिर का चरित्र चित्रण तो एक प्रकार का बहाना ही है। वस्तुतः शानी उनके माध्यम से इस बड़े वर्ग के चोरों का पर्दाफाश करना चाहते हैं जो कि अवसरवाद और स्वार्थ से भरी हुई जिंदगी जीने वाले ये लोग किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। कहानी का मैं पात्र भी साबिर की माँ की मदद न करके उसके स्थान पर अपने को बिरादरीवाद के दोष से स्वयं को बचाना चाहता है तथा इस क्रियाकलाप में उसके लिए साबिर के घर की गरीबी कोई मायने नहीं रखती। वास्तव में वह भी बिरादरीवाद की संकीर्ण सोच और उसकी मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाता है। ये संकट इस रूप में दोनों ओर है। मैं पात्र कहीं ना कहीं मन से साबिर की माँ की मदद करना चाहता है, लेकिन त्रिपाठी को वो ये नहीं जताना चाहता कि वो साबिर की मदद करना चाहता है और इस प्रकार का संघर्ष और अंतर्द्वंद उसके मन में चलता रहता है और इसी संघर्ष और अंतर्द्वंद के साथ लेखक इस कहानी की समाप्ति भी कर देते हैं और बाकी की बातें पाठकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आगे क्या स्थिति हो सकती है। अतः इसीलिए ही कहानीकार शानी मैं पात्र के झूठ से कहानी को समाप्त करते हैं। आप इस कहानी के विषय में क्या सोचते हैं? आपको कहानी कैसी लगी? आपके अपने क्या विचार हैं? हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।